ठीक है। और हमारा जो है टॉपिक होगा वो है कान की संरचना के बारे में, ठीक है। कान की संरचना के बारे में आप लोगों ने कान की संरचना भी पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा। कान की संरचना, कान की संरचना कितने भागों में डिवाइड किया गया है, कौन बता सकता है मुझे? देखो, आप लोग जानते हैं, मैं आपको बता दूं कि कान को मुख्य रूप से 3 भागों में ही डिवाइड किया गया है। कान की अगर संरचना की बात हो तो मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक को बोला जाता है कि बाह्य भाग, और दूसरा जो बोला जाता है उसको बोला जाता है मध्य भाग, और तीसरा बोला जाता है आंतरिक भाग। ये 3 भाग होते हैं कान के। कर्ण के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से प्रश्न बनाए जा सकते हैं एग्जाम में आप लोगों से। तो मनुष्य सुनने के लिए अपने कान का उपयोग करता है, और यह कान जो आप देख रहे हैं यह 5 ज्ञान इंद्रियों में से या 5 इंद्रियों में से एक है, जो किसी भी दूसरे व्यक्ति की बीच मौखिक और अमौखिक संप्रेषण या कम्युनिकेशन को सुनने में हमें क्या देता है? सहयोग देता है या मदद करता है, अहम भूमिका निभाता है ये कान। हम इसी कान के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। तो श्रवण संतुलन अंग अथवा श्रवणो संतुलन इंद्रिय के हमारे सिर के नेत्रों के बीच, नेत्रों के पीछे और पर्श में 2 कर्ण होते हैं। पर्श में 2 कर्ण होते हैं, यानी साइड की बात मैं कर रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो ये आँख के पीछे हमारे साइड में, ठीक है, बगल में, सिर के बगल में आप क्या बोलते हैं? उसको कर्ण बोलते हैं। तो कान सुनने और शरीर का संतुलन बनाने के लिए काम आता है। देखो, अब शरीर को संतुलन बनाता कौन है? सबसे इम्पोर्टेंट सवाल बताइए जरा, संतुलन बनाता कौन है शरीर को? अपने कर्ण ही है। शरीर को संतुलित करता है कर्ण, ठीक है भाई। तो यहाँ पर देख भी रहे हैं, और कान सुनने और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए काम करता है, इसीलिए इन्हें श्रवण संतुलन इंद्रियां भी कहते हैं। तो जब कभी आपसे ये एग्जाम में मिले श्रवण संतुलन इंद्रिय किसे बोला जाता है, तो आप तुरंत समझ जाना भाई इस कान को बोला जाता है, तुरंत लगा देना, इसका सही जवाब हो जाएगा इसका, ठीक है। आपका यही सही जवाब हो जाएगा, इसमें कुछ है ही नहीं। बशर्ते देखो, ये हम लोग जानते हैं कि आरसीआई ने ये बात साफ शब्दों में कहा है कि जब 70 डेसिबल हो जिस व्यक्ति के अंदर, उसे हम व्यावसायिक क्रियाकलाप देंगे, और जिसको अंदर 55 डेसिबल होगा तो उसे हम शिक्षा प्रदान करेंगे। तो ये आरसीआई बोलती है। और आप ये भी जानते हैं समाज कल्याण के अनुसार क्या बोला गया है कि जब किसी व्यक्ति के एक कान में 60 डेसिबल श्रवण है और दूसरा कान अच्छा है तो वह उच्च शिक्षा के लिए उपयोगी होता है। ये समाज सेवा कहता है, जो सोशल वर्कर्स लोग हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं, समाज कल्याण के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बोला जाता है कि अगर एक कान में 60 डीबी है, 60 डीबी, और एक कान आपका अच्छा है तो उसे उच्च एजुकेशन दे सकते हो, हायर एजुकेशन आप उसे दे सकते हो। ये बात कौन कहता है? समाज कल्याण, ठीक है। तो आरसीआई और समाज कल्याण का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है श्रवण दोष में, तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा इसका, है ना। तो आगे हम बढ़ते हैं। ये आपने देख लिया कान की संरचना में। तो श्रवण संतुलन की बात आती है वो किसकी होती है? कान की होती है, अहम भूमिका निभाता है। तो हमारे द्वारा व्यक्त की जाने वाली जो भी संप्रेषण क्रियाएं होती हैं, उन संप्रेषण क्रिया में हमारे कान सुनने के लिए कार्य करने में सबसे जिम्मेदार अंग माना जाता है कान को। तो सुनने की प्रक्रिया कैसे उत्पन्न होती है और कान किस भाग का क्या भूमिका होती है, उसे किस कान की संरचना विस्तृत अध्ययन किया जाता है। तो अब हम लोग इसी को पढ़ेंगे भागों में, पार्ट करके, एक एक पार्ट करके। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिखते हैं। एक बाह्य कर्ण होता है, एक मध्य कर्ण होता है, एक अंतः कर्ण होता है। बात तो ये समझ में आ रही होगी आप लोगों को, आप जो देख रहे होंगे, है ना, अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी बात है फिर तो। अब आप देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे, आप लोग को दिखाएंगे बाह्य कर्ण को। देखिए ये कान की संरचना है, आप ये भी देख रहे होते हैं ना, ये सारी की सारी चीज़ें आप कंडीशन यहाँ पर देख रहे हैं, ये कान बना हुआ है। तो यहाँ तक अगर हम बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा? बाह्य कर्ण हो जाता है, ये आपका अंतः कर्ण हो जाता है, और ये आपका ये मध्य कर्ण हो जाएगा आपका, ये आपका कौन सा कर्ण हो जाएगा? अंतःकरण हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, एक्सटर्नल ईयर लिखा हुआ है, और आप यहाँ पे देख रहे हैं मिडल ईयर लिखा हुआ है, आप इसको देख रहे हैं कौन सा ईयर लिखा हुआ है? इनर ईयर लिखा हुआ है ना, तो ये अंतःकरण हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, है ना, तो 3 भागों में डिवाइड भी किया गया। तो अब आप जब कभी आपको पढ़ना होगा तो आप लोग कैसे पढ़ेंगे? यहाँ तक के जो भाग होंगे उसका क्या नाम देंगे? इस साइड का बाह्य कर्ण। अब सोच लीजिए इसके अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो जितने पार्ट आते हैं, जैसे कोनका आता है,
होलिक्स आता है, कड़पल्लव आता है। अच्छा आप बताइए इसी कान में, अच्छा अभी कान के ऊपर जो संरचना है, एक लोब्यूल बोलता रहता है, लोब्यूल कहाँ पर पाया जाता है? लोब्यूल, इसको ज़रा बताइए। इसमें लोब्यूल जानते हैं आप लोग किसको बोलते हैं? ये आप जो भाग देख रहे हैं, इस भाग को क्या बोला जाता है? इस भाग को क्या बोलेंगे? कोई बता सकता है मुझे? नीतू मैडम नहीं है क्या? नीतू मैडम बताइए जरा, इस भाग को क्या बोलेंगे? नीतू मैम को साथ पता होना चाहिए, और नहीं पता है कोई बात नहीं। लोब्यूल इसको बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? लोब्यूल बोला जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि वाह कण कौन सा नहीं है, तो लोब्यूल दे देता है। तो आप लोग अगर नहीं पढ़े रहेंगे, नहीं सुने रहेंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी आप सबके लिए, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये लोब्यूल होता है ना। बाहरी कान का ही पार्ट माना जाएगा। ये तो बाहरी कान का ही पार्ट है ना, ये बाहरी कान का ही पार्ट लोब्यूल बोला जाता है। बाहरी कान का ही पार्ट है, वाह कण का ही पार्ट है। चलो अब हम एक एक करके चर्चा करते हैं इनके बारे में, थोड़ा जानते हैं डीप में क्या क्या होता है। तो कान से प्रश्न कैसे भी बनेंगे ये भी हम लोग देख लेंगे थोड़ा बहुत, है ना, समझ भी लेंगे अच्छे से। तो देखिए मैंने यहाँ पर, आप देख भी रहे हैं सही तरीके से, यहाँ से देखिए, ये मैं ग्रीन लाइन चला रहा हूँ, आप रेड लाइन भी देख रहे हैं बनाया हुआ है। इस भाग को क्या हम बोलते हैं? वाह कण बोलते हैं। मैंने पिछले वाले स्लाइड पर भी दिखाया है आप लोगों को। हाँ, ये इस साइड का, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो भाग होंगे ये मिडिल है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ये मिडिल भाग है। लेकिन ये रेड वाली जो लाइन दिखा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ से यहाँ तक की जो साइड है वो आपका इनर हो जाता है, एक एक्सटर्नल हो जाता है। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ। हाँ तो यहाँ, हाँ 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 ठीक है, ये एक्सटर्नल हो जाएगा, ये मिडल हो जाएगा, ये एयर हो जाएगा। अंतःकरण, मध्य भाग और वायु भाग, ये वायु भाग होगा यहाँ से। ये बात आप ध्यान रखिएगा, है ना, यहाँ से होगा जहाँ से रेड, ये रेड लाइन देखा। अभी मैं पीडीएफ दूंगा आपको, इसको जरूर देखना एक बार, समझ में और अच्छे से आ जाएगा। तो देखिए यह कण का सबसे बाहरी भाग होता है। इसमें 3 भाग पाए जाते हैं बेसिकली। इसमें 3 भाग बताया गया मुख्य रूप से। एक बताया गया वर्ण कड़पल्लव, एक बताया गया है वाह कण मीटस, और एक बताया गया है कड़पटल, जिसको बोलते हैं ईयर ड्रम। ये 3 भाग आप ध्यान रखिए। इन्हीं तीनों भागों के बारे में आपको समझना है थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है भाई। लेकिन अगर मैंने जैसे बता दिया आपको कि भाई बताइए क्या है, ठीक है, जैसे मैंने बोला ना अभी कि लोब्यूल क्या बोलते हैं, तो लोब्यूल ये भी पार्ट माना जाता है। लेकिन इसकी कोई भूमिका ऐसी नहीं है कि डिसेबिलिटी में या उसकी कुछ भूमिका निकले हियरिंग इम्पेयरमेंट में, वहाँ पर ऐसी कोई भूमिका नहीं। बट आप नॉर्मली पढ़ते हैं तो लोब्यूल के बारे में जानते हैं, उसकी क्या चीज़ें होती हैं। तो एक प्रकार से बनावट है वो, है ना, कान की एक प्रकार की वो बनावट है। तो उसकी क्या कार्य होंगे, उन चीज़ों के बारे में वहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना है, कड़पल्लव, वाह कण और कड़पटल के बारे में ही। इन तीनों चीज़ों के बारे में ही आप लोगों को जानना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं हम लोग क्या है ये। चलिए देखिए, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले वाह कण में कड़पटल, कड़पल्लव के बारे में बात करते हैं। हाँ, कड़पल्लव क्या होता है? देखो कड़पल्लव एक प्रकार से यह सिर, यह एक ऐसा सिर पर पंखे की भांति है। किसके भांति है बताइए जरा? पंखे की भांति है कि नहीं? तो आप ऐसे ही बना सकते हो। और ये देखो चपटा हुआ है, अर्धमुखी है, अर्धमुखी भाग भी है और चिपटा हुआ भी है ये। और इसके हल्के पीले रंग के तंतुओं से बना होता है ये, और इसमें रोम युक्त त्वचा से ढकी होती है। और एक चीज़ और साथ ध्यान रखना इसमें कि पेशियों द्वारा स्वेच्छा से ये हिलाया डुलाया भी जा सकता है। बट ये कुछ लोग कर सकते हैं, कुछ लोग जो हैं ये अपने कान को हिला डुला सकते हैं, और ये अपने स्वेच्छा से, और ये पेशियों के द्वारा करते हैं। वो कैसे करते हैं? पेशियों के द्वारा करते हैं वो अपने, ठीक है भाई। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं, समझ सकते हैं यहाँ पर, है ना, स्वेच्छा से हिला डुला सकते हैं। तो वो पार्ट होता है कड़पल्लव। देखिए यह कान का सबसे बाहरी भाग होता है, और यह अर्धकी नुमा पाया जाता है। अर्धकी नुमा या अर्धकी भाग पाया जाता है, उसी को बोला जाता है अर्धकी नुमा, या चपटा भी आप इसे बोल सकते हैं। और कड़पल्लव ध्वनि तरंगों को एकत्रित कर मीटर्स में भेजता है। अब जैसे कड़पल्लव के काम क्या है भाई? ये कड़पल्लव का काम क्या है? इसका कड़पल्लव का काम क्या है? ये ध्वनि को क्या कर रहा है? कड़ मीटर्स के अंदर डाला। तो आप देखिए ये ध्वनि है, ये ध्वनि जा रही है, आप ध्यान से देखिए, ये ध्वनि कहाँ जा रही है? अंदर जा रही है ना, यही काम कर रहा है ये,
काम कर रहा है नहीं काम कर रहा। तो ये काम बहुत सरल है, इजीली आप समझ गए होंगे। ये जाने का काम कर रहा है कौन, कर्ण पल्लव कर रहा है। तो इतना चीज़ आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। और ये एक तंतुई मन, कभी कभी पूछा किस हड्डी से बना है, एग्जाम में प्रश्न भी बनाया गया था। नॉर ये हाँ, नहीं स्टेपिस तो हड्डी सबसे छोटी है, किस हड्डी से बना है। एक प्रकार से उपस्थिति पूछा जाए, उपस्थिति का मतलब अगर मैं आपसे बात करूं तो आप इसको बोल सकते हो कार्टिलेज के बारे में। ये समझिए कार्टिलेज मतलब कौन से कार्टिलेज से बना हुआ है। कार्टिलेज मतलब उपस्थिति जो होती है वह एक प्रकार की लचीली तंतुमय बने आता है, तंतुमय लचीला तंतुमय होता है ये लचीला तंतुमय। इसीलिए आप उस कान को अब पकड़िए अपने कान को, तो देखिए उसको हिला डुला सकते हो, किधर भी मोड़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, है ना। टूटेगी नहीं ऐसा कि कान की भाई टूट गया कान, ऐसा कभी देखा सुना आपने, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कान का टूट गया। तो ये हाँ हाँ कान का नहीं हड। यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ कि ये जो बना हुआ है तो किससे बना हुआ है, ऐसे प्रश्न बनेगा कि किस इसको जो है ये जो रोम युक्त त्वचा है ये किससे ढकी हुई है, रोम व्यक्त तो रोम युक्त इसको बोलते हैं त्वचा से, ये किससे ढकी हुई है या किससे यह बनी होती है। तो आप इतना ध्यान रखिए, ये जो तंतु का नाम है उसका नाम है लचीली तंतुमय उपस्थि उपस्थि बोलते हैं इसको, उपस्थि बोलते हैं उपस्थि। हाँ आप उपस्थि यानी अस्थि हड्डी बोन। अच्छा ये बात तो समझ में आ गई आपको। अच्छा आगे हम देखते हैं एक और चीज़, कान के यहाँ पर आंतरिक आ गया क्या, अच्छा नहीं यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्ट्रक्चर कान जो कर्ण पल्लव हो रहा है दिखाया जा रहा है। यहाँ पर देखो सबके अलग अलग है ना, यहाँ पर देख रहे हैं ना, सबके अलग अलग तरीके से होते हैं। और जब हम किसी बात को सुनते हैं तो क्या हो जाता है, ये एक्टिव हो जाता है। और जब ये अब नहीं कहते भाई बड़े कान खड़े कर रखा है इसने, तो बड़ी बात को बड़ा ध्यान से सुन रहा होगा। तो ये एक प्रकार से ध्वनि को क्या कर रहा है भाई, अंदर भेजने का काम कर रहा है, बात को सुन रहा है एक्टिव होकर। और ये बात को क्या कर रहा है, हाँ। और ये सभी लोग यही काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि केवल मनुष्य ही करता है, ये सभी लोग करते। तो कर्ण पल्लव सभी के जैसे होते हैं, सबके ही ऐसे होते हैं ना। तो याद रखना आप लोग। चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर जरा देखिए, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कर्ण, आपने पिन्ना के बारे में देख लिया, पिन्ना क्या चीज़ है इसके बारे में समझ लिया। लेकिन अब आप चल रहे हैं वाह कर्ण में एक मीटस है, वाह कर्ण एक मीटस है, वाह कर्ण। अच्छा मीटस आप कंफ्यूज मत होइए, इसको बोला जाता है नालिका भी, इसको क्या बोला जाता है, नालिका। आप शायद समझ गए होंगे नलिका, अगर नलिका बोल दिया तो आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर जो नलिका की बात मैं कर रहा हूँ ना, तो ये कैनल है एक, और ये जानते हैं कैसा कैनल। अब इसमें यह पिन्ना के भीतर की ओर फैली हुई 2.5 सेंटीमीटर लंबी होता है। अच्छा देखो, मैंने आप लोगों से देखने में बारे में बताया था कि सामान्य व्यक्ति कितना देखता है, 25 सेंटीमीटर मैंने बताया है ना। हाँ तो ये चीज़ आप हाँ देख सकते हैं। लेकिन अगर जैसे कान का अगर मैं बात करूँ, कान के पर्दे का भी अगर व्यास पूछा जाए तो भी वो 25 सेंटीमीटर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 25 सेंटीमीटर कान का जो व्यास होता है वो भी होता है। और यहाँ पर जो बताया जा रहा है 2.5 सेंटीमीटर ये लंबी जो होता है नलिका से बना हुआ है, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको ध्यान रखना। मिलीमीटर में बेसिकली कभी कभी मिल जाता है लगभग के अंतर्गत में। मिलीमीटर में इसका आगे का जो भाग है 16, और जो पिछले का जो पीछे का भाग है इसका आगे का भाग में 16 मान लिया जाता है, और पीछे के भाग जो है उसको 8 मान लिया जाता है। हालांकि ये इतना डीप में नहीं आएगा कि आंतरिक भाग जरा मुझे बताइए कर्ण मीटर्स का कितना है, लेकिन आपको जानकारी के लिए आपको बता दूं, ये चीज़ें याद रखना। आपको जो आपका आगे का भाग होगा 16 मिलीमीटर होगा, और जो पीछे का भाग होता है वो 8 mm होगा, ठीक है। तो इतना आप इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें। अच्छा देखो, ये कर्ण पल्लव के आधार के भाग के भीतर की जो चौड़ाई की ओर फैला होता है, और इसी फैली हुई चीज़ों को अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर इसका जो भूमिका होती है वो होती क्या चीज़ है, जरा कोई बता सकता है इसका रोल क्या है। आप यहाँ पे देख भी रहोगे कि एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल यहाँ पर है, ये क्या इसका क्या काम करे, ये ध्वनि को ही तो जा रही है ना, यहाँ पर ध्वनि ही तो जा रही है। जैसे आप समझ रहे हैं नहीं मेरी बात, ध्वनि यहाँ पर, हाँ यहाँ पर जो ध्वनि है, ध्वनि का अगर जो कार्य या एक्टिविटीज़ की बात मैं करूँ तो इसी की बात जो है देखने को मिलता है वाह कर्ण मीटर्स में ही। तो यहाँ पर इसका काम है मदद करता है ध्वनियों को, ध्वनि में मदद करता है, ठीक है। साउंड वेव
के नाम से भी जाना जाता है, साउंड वेव्स के नाम से भी इसी को हम कह सकते हैं कि साउंड वेव है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, आगे हम थोड़ा सा बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। अभी आप धीरे धीरे जैसे सबके बारे में पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख लेंगे, इनका मतलब क्या है, इनका मतलब क्या है, ये सारी चीज़ आने वाला टाइम में आ रहा है आपको स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। इसलिए मैं आपको एक एक चीज़ बताते चल रहा हूँ ताकि आप इजीली से समझते चलिए सभी सही तरीके से। अब आप देखिए यहाँ पे ज़रा, इस पिन्ना के भीतर में फैली हुई भाग जो होता है वो देखा 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका। अब इसकी लंबाई की बात किया जा रहा है, तो आप क्या बताएंगे लंबाई की भाग में? लंबाई की भाग जो है आप कितना बताएंगे? बताइए भाई, लिखा हुआ है, आप बोल सकते हो 20, हाँ 2.5 सेंटीमीटर। इसके भीतर का भाग जो होता है वो एक टेम्पोरल हड्डी होती है। इसके जो भाग की हड्डी होती है बीच में, कौन से, अब ये प्रश्न बनाया जाता है, ये जो पूछा लेता है कि वाह कल मीटर्स जो है का जो भाग है वो कौन सी हड्डी से बना हुआ है, या उसके भीतर कौन सी हड्डी है, ऐसे भी प्रश्न बनता है ये, है ना। तो वो यहाँ पर कौन सी हड्डी हो जाएगी? टेम्पोरल हड्डी हो जाएगी। कौन सी हड्डी हो जाएगी? टेम्पोरल हड्डी हो जाएगी। हाँ, लेकिन वहाँ जब मैंने उपास्थि की बात कर रहा था आप लोगों से, तो वो चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा, उपास्थि में, हाँ लचीली तंतु में उपस्थि होगा, तो वो चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा वहाँ पर, ठीक है। अच्छा, आगे हम बात कर लेते हैं एक और पॉइंट की। अब देखो, कान की इसकी आंतरिक संरचना, अच्छा ये तो हो गया आपका क्लियर भाई। ये था आपका कौन सा भाग के बारे में बात मैं कर रहा था? मध्य कल की बात कर रहा था ना। तो मध्य कल में अगर ध्यान से रखिएगा, नहीं कौन सा भाग चल रहा था हम लोगों का भाई? वाह्य कल की बात चल रही थी ना शायद, वाह्य कल की बात चल रही थी ना। वाह्य कल में कल पल्लव, वाह्य कल नलिका, और यही बता रहा था ना आपको। अब आप देखिए यहाँ पर वाह्य कर्ण का ही ये भाग है, और इसमें हम बात कर रहे हैं वही मीटर्स के बारे में ही, नलिका के बारे में बोल रहे हैं कि वह पिन्ना के आधार का जो भाग है वह क्या करता है, कर्णपटल यानी कान का पर्दा तक फैला होता है। और ये, अच्छा ये जानते हैं ये कहाँ तक फैला है? ये कहाँ तक है? ये यहाँ तक टच है। आप देखिए, जो मैं ग्रीन पेन चला रहा हूँ यहाँ तक टच है, ये कहाँ तक है? कान के पर्दा तक है। और यही कारण है कि यहीं तक का जो भाग है इस साइड का, इसी को बोला जाता है वाह्य कर्ण। इस सभी चीज़ों को बोला जाता है वाह्य कर्ण। तो वहाँ तक ये फैला होता है, ये भी आप ध्यान सकते हैं, ये इस साइड में लिखा हुआ था, ठीक है। कहाँ तक है ये चीज़ आपको पता चल चुकी है। आगे हम बात करते हैं, तो वाह्य कर्ण में मीटर्स में ही, अब आप देखिए ज़रा ध्यान से यहाँ पर कि यह पिन्ना के आधार का जो भाग से लेकर कर्णपटल कान का पर्दा तक होती है, और ये मध्य भाग की गुहा को वाह्य कर्ण पीटस की गुहा से अलग करता है। तो यहाँ पर आप देखिए ये क्या कर रहा है, अलग कर रहा है मध्य भाग को, और वाह्य कर्ण की गुहाओं को क्या कर रहा है, ये अलग कर रहा है। और अलग करने का बात कौन कर रहा है? एक प्रकार से आपका यहाँ पर देख सकते हैं ये काम कर रहा है कान का पर्दा, यानी आप कान का पर्दा कह सकते हैं। तो यह एक झुल्ली निमा बना होता है, इसका व्यास 25 सेंटीमीटर होता है, वह कर्ण नलिका से जुड़ा होता है, और ये हल्के नीले रंग के होता है। कभी कभी प्रश्न बनता है कि कौन सा रंग का होता है कान का पर्दा, तो आप ये ध्यान रखिएगा वह नीले रंग का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न बनाया जा सकता है ना। तो कौन से भाग का होता है, ठीक है। अभी आगे हम बात कर रहे हैं अब तो कान की पर्दा के बारे में। अब आप भी देख रहे हैं यहाँ पे कान का पर्दा, ये है कान का पर्दा ने, आप ये देखिए रेड वाली लाइन है ना, कान का पर्दा। अब इसको जरा ध्यान से देखिए इसमें कि कर्णपटल या ईयर ड्रम इसी को बोला जाता है, कर्णपटल या ईयर ड्रम ही इसी को बोला जाता है। और ये कर्णपटल झिल्ली कान का पर्दा, कर्णपटल या कान के पर्दे के किनारे एक एपिथीलियस का आवरण का माध्यम है, तंतुकीय संयोजित ऊतक का अस्तर माना जाता है। तो यह एक प्रकार से कान का पर्दा जो है यह इपीथीलियस के आवरण से बना हुआ है। ये ध्यान रखिएगा, कौन से आवरण से बना हुआ है? इपीथीलियस के आवरण से बना हुआ। तो ये प्रश्न बनाया जा सकता है, ठीक है। जैसे मैंने हियरिंग इम्पेयरमेंट से कुछ क्वेश्चन करवाए थे आप लोगों से, ठीक है। वाह्य कर्ण पर भी कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आ जाऊंगा, वाह्य कर्ण से ही नहीं, पूरा कर्ण पे ही संबंधित क्वेश्चंस लेकर आ जाऊंगा ना, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, एपिथेलियस के आवरण से बना हुआ है। तो ये चीज़ें आपको समझना है। और आगे हम बात करते हैं, और यहाँ पर देखिए ईयर ड्रम के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो मीटस है, जो नलिका की दीवार में एक सेरोमिलस ग्रंथियाँ होती है। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो ये जो पर्दा है इसमें एक ग्रंथि पाई जाती है, उस ग्रंथि का नाम बताइए। तो
सेरोमिलस ग्रंथि नाम है इसका। और यह मोम के सदृश पदार्थ से स्रावित होता है इसमें। जैसे कोई, अगर मैंने आप लोगों से अभी भी एक चीज़ जिक्र भी किया था कि अगर संक्रमण वगैरह हो जाता है तो वहाँ पर पानी या कोई ऐसे पदार्थ निकलते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या बोल देते हैं कि भाई यह एक प्रकार से मध्य कर्ण में, हाँ, मध्य कर्ण में क्या हो गया कि क्षति हो गई या दोष हो गया, हम इस तरीके का नाम वहाँ पर बोल देते हैं। तो यहाँ पर यही, जैसे हड्डी का अगर गलना हो जाए, ठीक है भाई, या टूटने हो जाए एक प्रकार से है ना, तो ये चीज़ें आप वहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये चीज़ें आप इसको समझेंगे भली भांति तरीके से कि मेरुमिलस ग्रंथि होती है और यह मोम के सदृश पदार्थ से स्रावित होता है। यह कर्णपटल को चिकना भी बनाए रखता है और उसकी सुरक्षा भी करता है। तो मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि अब बताइए, जैसे कभी कभी प्रश्न बनता है कि यहाँ कान में जो कर्णमिटस है, ये जो यहाँ पर आप देखिए तो थोड़ा सा चिपचिपापन होता है इसमें, है ना। तो ये चिपचिपापन होने का जो कारण भी बनता है, ये एक प्रकार की सेरोमिनस ग्रंथि का ही रीज़न है कि जिसकी वजह से ये चिपचिपापन है यहाँ पर, ठीक है। कोई जैसे मच्छर वगैरह जाते हैं तो जो कान में, तो यहाँ पे देखो चिपक जाते हैं, कभी कभी आपने ऐसा हुआ भी होगा या तो आपने सुना भी होगा ज़रूर इस तरीके से। तो यहाँ पे चिपक जाते हैं, कारण यही है कि क्योंकि यहाँ पे सेरोमिनस एक ग्रंथि है जिसकी वजह में एक चिपीला जो चिपचिपका पदार्थ है उसको छोड़ता है, और यही रीज़न है, इस स्राव के कारण वो वहाँ पर चिपक जाता है ना। तो ये सुरक्षा प्रदान करता है इस कान के पर्दे को ये, ठीक है। तो ये याद रखना आप लोग इसे, है ना, सुरक्षा प्रदान करता है ना। आगे हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ तक तो आपको मेरी बात शायद समझ में अच्छी तरीके से आ गई होगी कि बाहरी भाग के अंतर्गत में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो 3 बातें ध्यान रखना, कर्ण पल्लव, बाह्य कर्ण नलिका, कान का पर्दा। कर्ण पल्लव की भूमिका क्या होती है? यह एक लचीली तंतुमय उपास्थि से बना हुआ आता है, पीले रंग की तंतुओं से बना होता है, ये याद रखना है। और अगर बाह्य कर्ण की बात अगर मैं करूं तो यहाँ पर ये चीज़ जानते हैं भली भांति तरीके से, यह आपकी ध्वनियों को सुनने में मदद भी करता है, ठीक है। कान के पर्दे तक ध्वनि को ले जाता है। और कान का पर्दा की भूमिका की अगर बात की जाए तो उसका व्यास है 25 सेंटीमीटर, ये भी आप ध्यान रखें। हल्के नीले रंग क्या होता है ये भी आपको ध्यान रखना है ना, ये चीज़ें। और एक सेमुरल कौन सा पदार्थ है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। पदार्थ का नाम बताइए जरा, मैं अभी सेमुरल करके था ना भाई, बताइए ये पदार्थ का नाम बताइए। सेरुमिनस, हाँ सेरुमिनस, इसका आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, ठीक है भाई। सेरुमिनस, ठीक है। सेरू होगा, नहीं सेरुमिनस है, सेरुमिनस है, ठीक है, ग्रंथि। हाँ। अब हम बात कर लेते हैं मध्य कर्ण के बारे में। मध्य कर्ण के बारे में अगर संरचना पढ़नी तो आप जानते हैं इसमें अहम भूमिका होती है, और इसमें हड्डियाँ पाई जाती हैं, मांसपेशियाँ पाई जाती है, विंडो पाया जाता है, और यूस्टेचियन एक नली होती है, ये भी पाई जाती है। तो कुछ चीज़ें पाई जाती हैं जो मध्य कर्ण बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यह कर्णपटल के भीतर की ओर होता है, कोरेटी के टेम्पोरल हड्डी से आयु की भरी एक असीमित गुहा से रूप में होता है, और इसे कर्ण गुहा भी कहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिए कि यह जो कान है, मध्य भाग कर्णपटल के भीतर की ओर हवा से भरी एक असहमति गुहा, ठीक है, कैविटी, गुहा का मतलब कैविटी होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, और इसके रूप में होता है। और जिसमें हम कर्ण गुहा, जिसको हम बोलते हैं टेम्पैनिक कैविटी कहते हैं, और इसके चारों ओर अस्थि पर महीन श्लेषिका मढ़ी होती है, और वही जो पार्ट कहलाता है आपका क्या कहलाता है, मध्य कर्ण कहलाता है। और ये सारी चीज़ें आप मध्य कर्ण में यहाँ पर देखने वाले हैं। इतनी चीज़ें हैं जो मध्य कर्ण में आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, क्या क्या भूमिका इसमें है, ठीक है, मध्य कर्ण में। तो यहाँ पर देखिए मध्य कर्ण के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि यह एक स्टेचुअन नली से, अच्छा भाई मैंने अभी आपको बताया भी है कि यूस्टेचियन नली जो है वह मुखाग्रसनी में खुलती है। कहाँ पर खुलती है इसकी, वो बताइए जरा एक बार। मुखाग्रसनी में। और मुखाग्रसनी देखो यह ध्यान रखें, जो ये आपको मैं बता रहा हूँ यूस्टेचियन नली, ये कहाँ पर ओपन हो रही है, यहाँ ओपन हो रही है, और हाँ, और इसी को नाम दिया जाता है मुखाग्रसनी में खुलना, ठीक है, मुखाग्रसनी में खुलना। तो मुखाग्रसनी में खुलती है कौन सी नली, तो ये ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आप उबासी वगैरह लेते हैं जब, तो उस समय क्या होता है आपका,
आपका उस समय कभी कभी कान सुन्न हो जाता है, कभी ऐसा महसूस हुआ जैसे उबासी लेना या कुछ और काम करना, अचानक काम करना, तो ये मुखाग्रष्णि से जुड़ा हुआ है, इसी वजह से इसको बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, है ना। तो ये चीज़ है, और इसका स्ट्रक्चर आप इधर भी देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में अभी मैं आपको डीप में बताऊंगा यहाँ पर आगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाएगी, ठीक है ना। आगे हम बात कर लेते हैं। देखिए मध्य कर्ण में अब यहाँ पर जो कर्ण गुहा है, जिसको आप यूस्टेचियन नली बोल रहे हैं, वह मुखाग्रष्णि में खुलती है। तो जरा यहाँ पर आप देखिए, इसी का जो भाग है ये उठाकर इस साइड कर दिया गया है, यहाँ पर इसको लाकर रख दिया गया है, और ये बड़े लेवल पर बन गया है। ये चीज़ें आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, है ना, यूस्टेचियन नली को। अब ये कैसे कैसे क्या क्या इनकी भूमिका है, स्टेप बाय स्टेप करके देखते हैं हम लोग, है ना, इसके बारे में। देखिए यहाँ पर आप समझिए जरा, या कर्ण गुहा यूस्टेचियन नली के द्वारा मुखाग्रष्णि में खुलती है। कर्ण जो मध्य कर्ण की गुहा है, दो छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा आंतरिक कर्ण की गुहा से संबंधित होता है। आंतरिक कर्ण गुहा से ये संबंधित होता है, दो छोटे छोटे। तो यानी आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ये चीज़ें यूस्टेचियन नली है, इसका भाग और इनका भाग, ये किससे सपोर्ट कर रहा है या किससे संबंधित है ये, तो आप सीधा सीधा बताएंगे। ये जो कैकुलिया आप पढ़ेंगे, अभी कैकुलिया के बारे में देखेंगे, और यूस्टेचियन तंत्रिका के बारे में। तो कालिका संवेदी तंत्र, जो कॉलविलिया एक है, एक जो है आपको कॉकलिया है, और एक जो है यूस्टेचियन ट्यूब है, और एक आपका फेरिक्स है। ये सभी के सभी आप नाम भी इसमें देख रहे होंगे, और ये सारे के सारे जो चीज़ें होती हैं, यह एक मध्य कर्ण की गुहा के दो छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा आंतरिक कर्ण में गुहा के रूप में संबंधित होता है। तो इतनी बात यहाँ पर ये ध्यान रखिए, इस स्लाइड का मतलब है कि मध्य कर्ण में स्टेच जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, स्टेचियन ट्यूब या नली जो है वो किससे संबंधित है, मध्य कर्ण गुहा से संबंधित है, और दो छोटे छोटे छिद्रों के आंतरिक कर्णों से ये, उन्हीं गुहा से ये रिलेटेड है, उन्हीं से संबंधित है। तो जरा देखिए कैसे संबंधित है उनसे। देखिए ऊपर के में स्थित, अब मेरी बात को बड़ा ध्यान से यहाँ से सुनिएगा आप लोग ध्यान से, ऊपर की ओर स्थित जो है अंडाकार छिद्र में अंडाकार गवाक्ष या फेनेस्टा ओवेलिस, तथा नीचे की ओर वाले छिद्र को वर्तुलस गवाक्ष या फेनेस्टा रोटांड कहते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यह आपका सेकेंडरी टेम्पेनिक टेम्पोरी या इन राउंड विंडो, इनको हम आप एक नाम दे सकते हैं, ये नाम हो जाएगा इसका, ठीक है। और ये चीज़ें जो होती है एक प्रकार के अंडाकार छिद्र से बना, एक अंडाकार छिद्र है, जहाँ पे अंडाकार गवाक्ष या फेनिस्टा ओवेल्स का भी नाम दिया जाता है इसको। तो यही पार्ट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ से खुला हुआ है, इसको ध्यान रखिए कि नीचे की ओर वाले जो छिद्र हैं उसको वर्तुलुक गवाक्ष या फेनिस्टा रोटांड भी कहते हैं, और इसी को बोला जाता है ये, ठीक है। इसी को मध्य कर्ण में अंडाकार छिद्र है, ये अंडाकार छिद्र है। कौन सा भाई अंडाकार छिद्र है, तो मध्य कर्ण में अंडाकार छिद्र कौन सा है भाई, तो ये फेनिस्टा रोटांड होता है, हाँ, या फेनिस्टा ओवेलिस भी कह सकते हैं आप इसे, फेनिस्टा ओवेलिस भी इसे आप कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये आप देखो, मैं बताऊं आपको, ये एक प्रकार का जो यूस्टेचियन नली है, यह मध्य कर्ण को नाक जो है नाक से भी जोड़ती है, और इसकी लंबाई 30 से 40 मिलीमीटर यानी mm की होती है। और बच्चों में यह नली छोटी होती है, चौड़ी होती है, ठीक है भाई, छोटी होती है, और जो कि वयस्क में ये चौड़ी होती है। और यह नली थोड़ी बड़ी भी होती है, और ऊर्ध्वाधर यानी हॉरिजॉन्टल भी पाई जाती है ये, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना आपको कि नली बंद रहती है ये, और परंतु जब कभी आप किसी वस्तु को निगलते हैं, या जोर से हंसते या छींकते समय या जमाई लेते समय, ये आपकी जो है नली खुल जाती है। तो ये खुलती कौन सी है, यूस्टेचियन नली खुल जाती है। तो इस नली का जो कार्य होता है, मध्य कर्ण के अंदर वायु दाब को सामान्य अवस्था में बनाए रखे। यूस्टेचियन नली का जो काम है, वो काम क्या है, वो काम यही है कि वायु दाब को सामान्य अवस्था में बनाए रखे, यही इसका काम होता है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे इसका, है ना, ठीक है भाई। आगे हम बात कर लेते हैं मध्य कर्ण में। अब आप देखिए जरा इसके बारे में, ये तीन भाग जो है, तीन छोटी छोटी अस्थियों से बना हुआ है। तो अब हम इसके हड्डी के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर रहे हैं। और हड्डी जो है तीन उसको बोलते हैं अस्थि, और अस्थि का मतलब आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से, बोन्स, है ना।
तो वो देखो तीन छोटी छोटी हड्डियां हैं, क्या क्या नाम है उसका आप लोग जानते होंगे। एक स्टेपिस होता है, एक इनकस होता है, एक मैलियस होता है ना। तो कर्ण गुहा की तीन छोटी छोटी अस्थियां होती हैं, जिसमें कर्ण के अस्थिया के नाम से भी जाना जाता है, और इनको बाहर से भीतर की ओर मैलियस और इनकस स्टेपिस भी कहा जाता है इनको। आप देखो जरा, बात को जरा समझिए। अच्छा, ये प्रश्न बनता है कि कभी कभी पूछता है, बताइए भैया ये मध्य कर्ण में पाया जाता है हड्डी कि अंतः कर्ण में पाया जाता है, ये प्रश्न बन जाता है। तो बताइए जरा कौन से कर्ण में पाया जाता है। ये यहाँ पे देख रहे होंगे मिड कर्ण, यानी मध्य कर्ण में पाया जाता है, अंतः कर्ण में नहीं पाया जाता है। हाँ, तो मैलियस सबसे देखो सबसे बड़ी हड्डी होती है मैलियस, ठीक है। अच्छा, कान की सबसे बड़ी हड्डी है ये भी, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है ना, शरीर का, हाँ, जांघ की। और यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं कान की, तो कान में जो सबसे बड़ी हड्डी है वो मैलियस है, वो सबसे बड़ी है और हथौड़ी नुमा होती है। और इसका बाहरी सिरा जो है कर्णपटल, झिल्ली तथा भीतरी सिरा जो है इनकस से जुड़ा होता है, और यह निचले जबड़े के आर्टिकुलर स्थितियों में बना होता है, ठीक है। तो इनकस की आप स्ट्रक्चर भी देख रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इस भाग को एक हथौड़े नुमा दे दिया गया, हथौड़ा नुमा दे दिया गया कि हथौड़ी नुमा बना हुआ है, और बाहरी सिरा से ये जुड़ा हुआ है, तो बाहरी सिरा से यहाँ पे इसको जोड़ दिया गया है, ठीक है भाई। और यहाँ पर देखिए निचली जबड़े की जो आर्टिकुलर अस्थि है उससे बनती है ये हड्डी, उससे बनती है। किससे बनती है हड्डी? आर्टिकुलर अस्थि किससे बनती है? निचले जबड़े के आर्टिकुलर अस्थि से बनती है, ठीक है। तो ये आपका मैलियस हो जाएगा। इनकस आप इधर देख रहे होंगे, इनकस का पार्ट है ना भाई, ये मैलियस था, है ना। अब इनकस जरा देखिए, अच्छा मैलियस भाई कहाँ है? मैलियस, अच्छा ये था इनकस। यहाँ पर मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा, रुक जाओ मैं इरेज कर देता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये था आपका इनकस, ये नीचे वाली ये है इनकस, ये इनकस है, ठीक है भाई। और ये है मैलियस, ये मैलियस इधर है, ये जो आपने देख लिया। अब इनकस की बात करता हूँ, तो इनकस आप ये मैलियस और स्टेपिस को जोड़ती है। देखो यहाँ आप देख रहे हैं स्टेपिस, ये स्टेपिस हड्डी है ये वाली, और ये इधर आप देख रहे थे मैलियस, इन दोनों को जोड़ती है इनकस, इन दोनों को जोड़ती है इनकस। और यह हम इसको जो देखते हैं, आप बताइए ये कौन सी नुमा की होती है? इनकस। अच्छा यहाँ पे देखो लिखा हुआ निहाई, यह निहाई के आकार की होती है, जिसके बाहरी और चौड़ा सिरा मैलियस से जुड़ा होता है, भीतरी पतला सिरा स्टेपिस से जुड़ा होता है। इसके ऊपरी जबड़े को अगर ऊपरी जबड़े को बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर ऊपरी जबड़े को, तो यहाँ पर आप देखिए क्वाड्रेट अस्थि से बनता है, ये क्वाड्रेट अस्थि से बनता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है ना। और ये निहाई अस्थि, तो निहाई वाला प्रश्न बनाया है, निहाई वाला जो प्रश्न है बनाया गया है, ठीक है भाई। तो ये मैलियस और स्टेपिस को जोड़ने वाली हड्डी है, जिसको हम निहाई भी कह सकते हैं, तो निहाई भी नाम इसको हम दे सकते हैं, ठीक है भाई, ये चीज़ है। अच्छा यहाँ पर आप देखिए जरा, यहाँ पर मैंने बता रहा था ना आपको कि ये हड्डी जो है आपका मैलियस इधर से जोड़ रहा है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ से जो पार्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ से ये जोड़ रही है, और ये जो जोड़ रही है उसको नाम है कौन? इनकस। और यह जो रेड कलर का मैंने यहाँ पे दिखाया था, ये जो जहाँ पर आप ग्रीन हो गया है, इसको हम बोलते हैं एक प्रकार से क्या, बताइए जरा, कौन बताएगा इसको क्या बोलेंगे? कि सिरा जो मैलियस से जुड़ा हुआ है, पतला सिरा स्टेपिस से जुड़ा हुआ है, और ऊपरी जबड़े के क्वाड्रेट अस्थि से बनता हुआ है, और ये आकार जो बना हुआ है निहाई आकार का है, यही निहाई रेड वाला निहाई आकार का है, निहाई का आकार है ये। तो याद रखिएगा निहाई का आकार कैसे होता है, देख लीजिए निहाई का आकार ऐसे बनते हैं। आज आप लोग देख लीजिए निहाई बनता कैसे, ऐसे बनता है, इसको निहाई का आकार बोलते हैं। हाँ, जैसे आप नहीं बोलते हो इसको वर्ग, तो लेकिन ये वर्ग नहीं होगा, ये स्टार टाइप वर्ग है ना। एक स्टेपिस को ध्यान देख लीजिए जरा, स्टेपिस क्या होता है? स्टेपिस घोड़े के रकाब की है, देखो ये घोड़े के रकाब जैसा दिख रहा है ना, ये रकाब जैसे, उसके बीच का बड़ा एक त्रिकोणाकार या छिद्र होता है, और यह एक और इनकस से जुड़ी होती है, और दूसरी ओर फेनेस्टा ओवेलिस से मढ़ी झिल्ली लगी होती है, ठीक है। और यह स्टेपिस हायोमेड्रीबुलर का रूपांतरण होता है, ठीक है। तो स्टेपिस शरीर की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी हड्डी है, और इसकी आकृति घोड़े के खूर की तालवी जैसी होती है, इसको घोड़े के खूर भी कह सकते हो, या घोड़े का रकाब भी कह सकते हो आप, ठीक है। और यह एक प्रकार से स्वरित्र या द्विभुज जैसी होती है, द्विभुज जैसी भी होती है, इसीलिए इसके घोड़े के खुर का आकार कहा गया है, हॉर्स शूज शेप्ड कहा गया है इसे। स्टेपिस हड्डी का जो मुख्य भाग होता है वो इनकस से जुड़ा होता है। इसका फुट प्लेट ओवल विंडो के ऊपर खुलती है। फुट प्लेट कहाँ खुलता है भाई? ओवल विंडो के ऊपर खुलती है। तो ओवल विंडो तो आप जहाँ समझ गए होंगे कहाँ पर होगा ओवल विंडो, इधर होगा,
अब ये देख रहे हैं फेनिस्टा ओवल, यहाँ पर होगा है ना ओवल विंडो, तो ये चीज़ें होता है। अच्छा अभी मैं बताऊंगा ओवल विंडो राउंड विंडो क्या है, ठीक है, टेंशन ना ले। तो ये चीज़ें हो जाएगा आपका प्लेट ओवल विंडो के रूप में ऊपर खुलती है, और यह हड्डी जो है मध्य कण और अंतःकण के संबंध बनाती है, और यही संबंध अंतःकण की एक स्केला वेस्टिबुला से जोड़ती है। और यह हड्डी किसको जोड़ती है? स्केला वेस्टिबुला से जोड़ती है, ठीक है। तो स्केला वेस्टिबुला से कौन जोड़ता है भाई? स्टेपिस हड्डी जोड़ती है। इतनी बात आप ध्यान रखिएगा, स्केला किसको जोड़ती है? स्केला वेस्टिबुला को जोड़ती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, अब यहाँ पर मध्य कण में जो अस्थियाँ होती है आपको बताऊं, तो यहाँ पे देखिए लचीले स्नायु द्वारा कण गुहा के दीवार से गुहा को सीधे रखती है, और ध्वनि तरंगे की इसी अस्थियों को के द्वारा कण गुहा से होकर अंतः कण तक पहुँचती है। अंतः कण तक मैंने ये बताया, यही हड्डी जो है मध्य कण और अंतः कण का संबंध भी बनाती है, और यह संबंध जो है अंतः कण की स्केला वेस्टिबुला से भी जोड़ती है। यही बात यहाँ पर बताई जा रही है आप लोगों से, ठीक है। ध्वनियों को भी मदद करती है सुनने में। आगे हम बात करते हैं, यह अर्ध पारदर्शक झिल्ली से बनी होती है, ये जटिल संरचना के रूप में होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कलागहन कहते हैं। और कलागहन किसे हम बोलते हैं? आप ये चीज़ें देखिए, जो इस यहाँ से इनर ड्रम, जिसको आप अंतःकरण के रूप में, अब हम लोग देखो अंतःकरण के बारे में देखेंगे। देखो एक चीज़ बता दूं, जो मध्य कण है वहाँ पर आपको हड्डी के बारे में ध्यान रखना है कि एक कान की सबसे बड़ी हड्डी मैलियस, छोटी हड्डी स्टेपिस। और अगर मैं आपसे बात करूँ तो उसमें मांसपेशी भी पाई जाती है। मांसपेशी के बारे में बात करूँ तो टेंसर टिम्पैनी पाई जाती है एक मांसपेशी, और एक पाई जाती है स्टेपिडियस। तो दो मांसपेशियाँ पाई जाती हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, किसमें? मध्य भाग में। तो ध्यान रखिएगा कौन कौन से पाए जाते हैं। एक स्टेपिडियस पाई जाती है, स्टेपिडियस पाई जाती है, ये ध्यान रखिएगा, मांसपेशी होती है। ये स्टेपिडियस जो होती है ना, ये जानते हैं आप लोग, ये स्टेपिस हड्डी के बाहर खींचती है, और स्टेपिस हड्डी को अधिक से अधिक कार्य करने के लिए जो प्रेरित करती है वो कौन सी मांसपेशी है? तो वो स्टेपिडियस हड्डी है, सॉरी स्टेपिडियस मांसपेशी है, उसको प्रेरित करती है। और मैलियस हड्डी के अंदर जो अंदर की तरफ जो खींचती है अधिक से अधिक, जहाँ पे जब ध्वनि जो है कान के पर्दे की तीनों हड्डियों के अंदर प्रवेश कर जाए, वो काम किसका है? टेंसर टेम्पैनी का काम है। टेंसर टेम्पैनी का काम है, वो होता है। और उसके अंतर्गत देखो विंडो पाया जाता है। और विंडो की बात मैं करूं तो विंडो मतलब खिड़की दो टाइप की, जैसे एक ओवल विंडो है, और एक आपकी अगर मैं बात करूं तो राउंड विंडो है। ओवल विंडो जानते हैं आप लोग क्या होता है? ओवल विंडो मतलब ये मध्य कण को जो है शुरुआत करेगा, अंतःकण से शुरुआत करता है ओवल विंडो। इसके बाद देखिए यहाँ पर आ जाएगा आपका अंतःकण, यहीं से आपका अंतःकण शुरू हो जाता है ओवल विंडो में। और ये स्टेपिस हड्डी में घुसी होती है, यहाँ पर देखो घुसा हुआ है ये इसी को बोलते हैं फेलिस्टा ओवल, ठीक है भाई। तो इसमें घुसी होती है ये ओवल विंडो। और अगर मैं बात करूँ तो ये ध्वनि तरंगों को इस स्टेपिस हड्डी के ओवल विंडो से होकर अंतःकण में ले जाता है। तो जो ध्वनि तरंगे होती है वो कहाँ से जा रही है? वो ओवल विंडो से होते हुए अंतःकण में जा रही है। तो आवाज़ जो है आपका यहाँ से होते हुए अंतःकण के अंदर जा रही है। तो इसकी जो भूमिका ओवल विंडो की, आप ये चीज़ कह सकते हो। एक राउंड विंडो होता है, और राउंड विंडो ओवल विंडो के ठीक नीचे स्थित होता है, इसके नीचे स्थित है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं आपसे तो यह इसके ऊपर एक पतली झिल्ली की परत भी बनाई गई है, जो ओवल विंडो से और राउंड विंडो को अलग करती है, ये चीज़ हो जाती है। और एक स्टेचुअन नली होती है, आपको पता है यूस्टेचियन नली क्या होती है? और मैंने अभी आपको बता दिया है कि यह बच्चों में छोटी होती है, वयस्क में चौड़ी होती है, ऊर्ध्वाधर होती है। अब ये जब नली बंद रहती है, ये नली सामान्यतः बंद ही रहती है, परंतु जब कोई झमाई लेता है या छींकता है या निगलता है, तो ऐसी कंडीशन पे ये नली जो है कभी कभी खुल जाती है। तो इस नली का कार्य मध्य कर्ण के अंदर वायुदाब सामान बनाए रखने का काम करता है स्टेचुअन नली। तो ये चार भाग आप लोग ध्यान रखिएगा मध्य कर्ण का होता है। अंतःकर्ण के बारे में मैं अब आप लोगों को यहाँ से कल पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। अंतःकर्ण के बारे में आप लोगों को मैं कल से यहाँ पर बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है भाई। कोई डाउट वगैरह है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।